नमस्कार। नमस्कार। नागपुर टुडे और लॉर्ड बुद्धा टीवी के इस विशेष कार्यक्रम प्रेस क्लब में आपका स्वागत है। आज फिर हम सदा के भांति चर्चा करेंगे चर्चित सुर्खियों पर। तो शुरुआत करते हैं आज की सबसे प्रमुख, बल्कि महाराष्ट्र की राजनीति नहीं, देश की राजनीति, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति से संबंधित एक महत्वपूर्ण सुर्खी पर, और वह यह है कि महाराष्ट्र विधान परिषद के 10 सीटों के चुनाव होने जा रहे हैं और उसमें भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा की तरह एक और उम्मीदवार उतारकर, उन्हें 5 उम्मीदवार उतारकर इसे दिलचस्प बना दिया है। और अब लड़ाई होंगे, वोटिंग होगी, चूँकि 10 सीटों पर 11 उम्मीदवार हो गए हैं। इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण, ये तो पार्टी का आंतरिक मामला है, अपने अपनी पसंद के अनुसार टिकट देते हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण जो घटना विकास क्रम है वह यह कि राज्य के कभी दिग्गज नेता रहे स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा मुंडे को इस बार भारतीय जनता पार्टी ने विधान परिषद से टिकट नहीं दिया। हालांकि वो सार्वजनिक रूप से यह इच्छा व्यक्त कर चुकी थी कि वो विधान परिषद जाना चाहती है। यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो राव साहब, आपको क्या लगता है कि यह जो घटना विकास क्रम है, पंकजा मुंडे का टिकट काटा जाना, क्या ऐसा नहीं लगता कि प्रदेश की राजनीति, महाराष्ट्र की राजनीति में, विशेषकर भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में एक बदलाव का संकेत है? और यहाँ पर भाजपा आला कमान ने अपनी पार्टी के लोगों के लिए कोई निश्चित संदेश दिया है? स्वर्गीय गोपीनाथ रावजी मुंडे, इनकी कन्या पंकजा मुंडे जी काफ़ी दिन से प्रयत्नशील थी। उनकी हलचल, उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटी बहुत दिनों से ये कोशिश कर रही थी कि उनका विधान परिषद में हो जाए, मगर आप जैसे चाहते वैसा होगा ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं। और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने इस बार फिर उनको निराश किया है। और खबर तो ऐसी भी आई है, कुछ सोशल मीडिया में ऐसा भी चल रहा है जी कि पंकजा ने अपने पोस्टर वगैरह सब तैयार कर लिए थे। हाँ, इस बात से वो निश्चिंत थी कि शायद उनको टिकट मिलेगा ही और वो विधान परिषद में जाएगी। मगर सोचता आदमी कुछ है और होता कुछ है, उनको इस बार टिकट नहीं दिया है। ये बहुत आश्चर्य की बात है। और इसके साथ और जो 2 लोग जिनका नाम आगे पीछे चल रहा है, एक तो विनोद तावड़े जो है, जिनको बम्बई से हटाकर अभी दिल्ली में उनको पार्टी का एक बड़ा पद दिया गया है और आजकल दिल्ली में ही मुकाम करते हैं। दिल्ली की राजनीति और बाकी राज्यों के काम उनको दिए गए हैं। उनका भी नाम शायद चर्चा में था, पर ये दोनों को टिकट नहीं दिया है। और जो नए लोगों में हो सकता है, नए भी अब कुछ लोगों को दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने श्रीकांत भारतीय जो अमरावती से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको टिकट दिया है और वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पुराने कार्यकर्ता है और नए लोगों को चांस मिलना चाहिए, शायद इसी के तहत ये हो सकता है। नहीं, लेकिन इसमें थोड़ा मैं रुकना चाहूँगा। जो सूची आई है जिसे टिकट दिया, उससे ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पसंद को वरीयता दी गई है। जो सूची है उसमें अधिकांश उन्हीं के लोग नजर आ रहे हैं। आपने श्रीकांत भारतीय के नाम लिया, वो भी उनके कभी ओएसडी रह चुके हैं। इस तरह से अन्य जो नाम हैं, अब चाहे प्रशांत लाड़ का हो, प्रवीण दरेकर का हो, राम शिंदे का हो, ये सभी देवेंद्र फडणवीस के नज़दीकी माने थे। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि भाजपा नेतृत्व ने किसी खास उद्देश्य से या किसी भविष्य को ध्यान में रखते हुए देवेंद्र फडणवीस की पसंद को वरीयता प्रदान करते हुए लोगों को टिकट दिया? इसको मैं इस ढंग से बताना चाहूँगा जी कि महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में अभी देवेंद्र फडणवीस जी का नाम एकदम ऊपर है। उनका शब्द जो है वो करीब करीब अंतिम है। अच्छा। और पार्टी ने उनको खुली छूट दी है और वो जो निर्णय ले रहे, सही ले रहे होंगे, सवाल ही नहीं आता। तो उनके जो निर्णय लिए जाते हैं उसको पार्टी हाईकमांड उसको मानता है।
उन्होंने जो नाम दिए बहुत सोच समझ के उन्होंने भी सेलेक्ट किया होगा। तो उन्होंने अगर बोला है कि श्रीकांत भारती को देना है और पंकजा को नहीं देना है, तो पार्टी हाईकमांड जो है वो मान लेता है। तो आज की तारीख में देवेंद्र फडणवीस जो है महाराष्ट्र की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है और यहाँ उनका ही बोलबाला है। ये मैं आपको स्पष्ट रूप से कह दूंगा कि अभी कोई भी उनके बराबरी का नहीं। यहाँ हालांकि नितिन जी गडकरी है, उनका एक अपना स्थान है, उनका अपना एक कार्य क्षेत्र है, मगर स्टेट पॉलिटिक्स जिसको बोलते हैं, स्टेट पॉलिटिक्स में अभी देवेंद्र जी का ही चलता है, ऐसा मेरा मानना है। नहीं सही, ये तो सूची देखने से लगता है। लेकिन एक बार फिर पंकजा मुंडे के ऊपर, क्योंकि जैसा आपने कहा कि उनका जो एक उनकी अपनी इच्छा थी और उनका जो पार्टी में दबदबा रहा है, और जब देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में यहाँ महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार बनी थी तो वो मंत्री भी बनी थी, और ऐसा माना जाता था कि देवेंद्र फडणवीस के भी नज़दीक हैं, ऐसा उस समय यह माना गया था, राजनीतिक विश्लेषकों का मानना था। और अब उनको हाशिए पर रखकर क्या आपको ऐसा लगता है कि पश्चिम महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ उथल पुथल की संभावना है? देखिए, कोई उथल पुथल वगैरह मुझे नहीं लगता है। पंकजा मुंडे जो है अभी 2-4 दिन 8 दिन थोड़े दिन तक उनकी रिएक्शन रहेगी, मगर इसके आगे आप कुछ भी नहीं कर सकते। और सोशल मीडिया में आप शायद प्रभावी हो जाए, आप कुछ अपनी भड़ास कहीं निकाल सकते हैं, मगर एक बात तो तय है कि कभी पंकजा ने अपने आप को मुख्यमंत्री पद का भी दावेदार वो किया था, और वो उन्होंने हमेशा नेतृत्व को चुनौती दी, नेतृत्व को चुनौती दी है। और जिसको नेतृत्व को आप चुनौती दे रहे हैं वो व्यक्ति अगर शक्तिशाली होता जा रहा है, मैं उल्लेख करना चाहूँगा देवेंद्र जी का, तो वो क्या करेगा फिर? वो तो अपने जो प्रतिद्वंदी है उनका हिसाब तो रखना होगा ना। तो उन्होंने जो किया, पंकजा को कोई दूसरी जगह मिलेगी, कोई दूसरी पार्टी की जवाबदारी भी दी है उनको, मगर अभी महाराष्ट्र के विधान मंडल में, चाहे विधानसभा हो या विधान परिषद हो, वहाँ जाना फिलहाल तो मुझे लगता है उनके लिए थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि बहुत दिन के बाद ये चुनाव होते हैं। ये अगर इसमें मौका नहीं है तो अभी इसके बाद सिर्फ 2024 का जो चुनाव है वहाँ से आपको फिर से लड़ना होगा। फिर से आप अगर सरकार आई भारतीय जनता पार्टी की, फिर आपको देवेंद्र जी अगर फिर से दावेदार रहे, उनको पार्टी ने माना, उनको अगर मुख्यमंत्री फिर से बनाया, तो फिर से आपको उनके साथ काम करना पड़ेगा, उनके साथ आपको कंधे से कंधा लगाना। पर अगर आप इसमें विरोधाभास की भूमिका लेते हैं, आप एक अलग सुर गाते हैं, तो उसका आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्योंकि और नेतृत्व ने बहुत सोच समझ करके फैसला लिया। चूँकि अगर पंकजा मुंडे को रिप्लेस भी किया तो उमा खापरे से किया, जो प्रदेश महिला मोर्चा की अध्यक्ष है ना, और उनकी भी एक अपनी छवि है, एक शालीन महिला का नेतृत्व मिल गया उनको। नेतृत्व के लिए नहीं, दिलचस्प होगा परिणाम आगे क्या होता है। फिलहाल हमारे सहयोगी राव साहब के अनुसार अभी ऐसे कोई संकेत नहीं है कि पार्टी के अंदर या महाराष्ट्र की राजनीति के ऊपर इसे लेकर कोई उथल पुथल हो। तो हम आगे बढ़ते हैं। एक फिर महत्वपूर्ण जो संकेत मिल रहे हैं वो यह, जो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है, जो पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार अपनी राष्ट्रीय प्रवक्ता नूपुर शर्मा और दिल्ली प्रदेश इकाई की मीडिया प्रभारी नवीन जिंदल को पार्टी से, नूपुर शर्मा को निलंबित किया और नवीन जिंदल को निष्कासित किया। ये देखो, इसे लेकर के संघ परिवार और कुछ हिंदू संगठनों में नाराजगी की खबर आ रही है, वो खबर आ रही है। तो और ये शांत नहीं हो, जैसे लगा था कि तत्काल कार्रवाई करके वो केंद्रीय नेतृत्व ने वो जो भी इसी सुगबुगाहट है, असहजता की, उस पर पूर्ण विराम लगा दिया। लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है, अब लोग खुल करके बोलने लगे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती भी सामने आ गई, उन्होंने नूपुर शर्मा का समर्थन कर दिया। अन्य बहुत सारे ऐसे नेता आएगा जिन्होंने नवीन जिंदल का, नूपुर शर्मा का समर्थन किया और केंद्रीय नेतृत्व की इस कार्रवाई को नाइंसाफी बताया। देखिए, जब भी ऐसी कोई बड़ी घटना होती है
तो दो मत प्रभाव हो जाते हैं। और जैसा आपने बताया, संघ परिवार के कुछ और घटक जो उनके सहयोगी है, उमा भारती है, चाहे डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी हो, ऐसे कुछ लोग जो है वो हमेशा एक अलग राह चलते हैं। मगर भारतीय जनता पार्टी जो देश का नेतृत्व कर रही है, देश का जिनके हाथ में सत्ता है, उनको एक कड़ा निर्णय लेना जरूरी था। और जो OIC है, ये मुस्लिम राष्ट्रों का जो समुदाय है, जो ये जो घटना हुई इसके ऊपर जिस ढंग से वो लोग रिएक्ट हुए, उसको उस जंगल की तरफ आग फैल रही थी, उसको बुझाना बहुत ज़रूरी था। अगर ये नहीं होता तो शायद थोड़ा डैमेज ज़्यादा हो जाता। और इसलिए सरकार ने ताबड़तोड़ जो है कार्रवाई की है नुपुर शर्मा के ऊपर और नवीन जिंदल के ऊपर। और ये स्वाभाविक है कि इसके ऊपर संघ परिवार के लोग नाराज़ी होगी, मगर उनकी नाराज़गी को दरकिनार करके सरकार जो है अपना काम करेगी। और ये नाराज़गी तो होते रहती है, दोनों का सहमत होना कोई ज़रूरी नहीं है। और उनका संघ परिवार के हिसाब से देखा जाए तो उनका काम ही है कि जो सरकार जो मुद्दे पर बातचीत करते हैं या जो उनका आइडियोलॉजी है, वो अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से उनके बयान आते हैं। और उमा भारती जो है वो अभी उनका भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में उनका कोई ज़्यादा विश्वास रहा नहीं है, क्योंकि वो काफ़ी दिन से बाहर है, मेन स्ट्रीम से वो बाहर है। इसलिए वो अपनी भड़ास कभी कभी निकाल देती है, बराबर, कभी कोई और बयान कर देती है, कभी और कोई हरकत कर देती है। तो ये स्वाभाविक है और उनके समर्थन देने से सारा देश उमा भारती के साथ ऐसी बात नहीं है। नहीं, एक जो आरोप जो लग रहा है पार्टी की ओर से भी अन्य संगठन की ओर से, वह यह कि कार्रवाई तो की, लेकिन कार्रवाई कब की? जब विदेशों में इसकी आलोचना हुई, विशेषकर UAE में, खाड़ी के देशों में, खाड़ी के देशों में इसकी आलोचना हुई। उन्होंने ऐसे संकेत दिए, कुछ कदम भी उठाए जिससे लगा कि वो भारत से व्यापारिक संबंध तोड़ देंगे। कतार ने जो वेंकैया जी के सम्मान में जो लंच दिया था वो कैंसिल किया। तो यह आरोप ये लग रहा है कि यहाँ भाजपा के नेतृत्व ने जो निर्णय लिया वह आंतरिक मामलों से नहीं, वो विदेशी दबाव में आकर किया, और यह नेतृत्व की अक्षमता को चिन्हित करता है। बात तो सही है, ये थोड़ी देर हो गई उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी को रिएक्ट होने में या उनको स्टडी करने में, या उनके लोग करीब 10 दिनों के बाद किया। कहाँ बिजी थे मुझे मालूम नहीं, मगर जब ये वहां से दबाव आया तब हमको खबर लगी, तब हम लोग चौकन्ने हुए, भारतीय जनता पार्टी के लोग, और फिर कार्रवाई किए। और कल इसका महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने अपने औरंगाबाद की कल उनकी जो पब्लिक मीटिंग थी उसमें बहुत अच्छा समाचार लिया है। उनका कहना है कि आपके वजह से देश की जो सर जो है शर्म से झुकाना पड़ा। उनका कहना है कि आपने देर कर दी और ये हमको बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ी, क्योंकि हमको माफ़ी मांगनी पड़ी ये सारे राष्ट्रों के सामने। और उन्होंने और भी भारतीय जनता पार्टी के जो अपनी स्टाइल है उसमें उन्होंने आलोचना की है। उनका कहना है कि पहले कश्मीर के पंडितों का रक्षण तो करो, आप हिंदुओं की बात करते हैं। तो ये इस तरह से ये जो है इनके ऊपर अभी ये सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ है। काफ़ी दिन तक जिसको जैसे मौका मिलेगा वैसे वैसे वो भारतीय जनता पार्टी की, नुपुर शर्मा की, नवीन जिंदल की, और ये सब बातें जो है पोस्टमार्टम में आते रहेगी। बराबर, ये तो ऐसा है कि मुद्दा दे दिया गया, जैसे शिवसेना के उद्धव ठाकरे ने कल औरंगाबाद में इसकी चर्चा की, या अन्य संगठन और अन्य दल इस पर कर रहे हैं। कांग्रेस भी कूद पड़ी, कांग्रेस ने भी आलोचना की। एनीवे, खैर ये चलता रहेगा, ये भारतीय जनता पार्टी का अपना मामला है। लेकिन चूंकि इसके राष्ट्रीय हित जुड़ा था इसलिए इस पर हम लोगों ने बहस की। अब आगे एक और चलते चलते खबर, अभी एडिटर्स गिल्ड, वो अपनी बिरादरी से जुड़ी हुई खबरें, एडिटर्स गिल्ड ने आपत्ति दर्ज की है कुछ खबर यह चल रहा न्यूज चैनलों के कवरेज को लेकर के। ये कानपुर में जो दंगे हुए उसके पार्श्व में टिप्पणी, बहुत कड़ी टिप्पणी की है
कि खबरिया चैनल जो है इस प्रकार के गैर जिम्मेदाराना आचरण न करें। उन्हें पत्र लिखे। क्या आपको लगता है कि यह सही समय है? हालांकि ठीक है, तुरंत इसकी प्रतिक्रिया होगी कि अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमला है या उस पर कोई अंकुश नहीं लगाया सकता है, लेकिन राष्ट्रहित में और जब संविधान विरुद्ध कुछ कार्य हो और राष्ट्रीय सम्मान का मामला जुड़ा हो, तो चाहे हमारी बिरादरी पत्रकारिता का मामला हो, मीडिया का मामला हो, उस पर अंकुश लगना चाहिए। एडिटर्स गिल्ड में इसमें पहल की है, तो इसमें क्या आपको लगता है कि सचमुच अभी जो कानपुर में जो कुछ हुआ और इसके पूर्व जो एक सांप्रदायिक सद्भावना को बिगाड़ने की कोशिश की गई, उसके लिए ये खबरिया चैनल, न्यूज़ चैनल जिम्मेदार हैं? आपकी बात से मैं सहमत हूँ, परंतु मेरा थोड़ा एक अलग मुद्दा है। मेरा कहना ऐसा है कि एडिटर्स गिल्ड इसको दिनचर्या में क्यों नहीं आता ये, या कम से कम वीकली रिव्यू होना चाहिए उनका। हफ्ते भर में जो खबरें आई है, हफ्ते भर में जो गलतियां हुई है, जो न्यूज़ चैनल में या अखबारों में जो भी गलत हुआ है, उसका वो वीकली रिव्यू करना चाहिए। और ये एक स्टेटमेंट निकाल दिया, उसके बाद 6 महीने तक एडिटर्स गिल्ड शांत रहता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा करते हैं तो फिर आरोप लगे कि हमारे दैनिक रोज कामकाज में हस्तक्षेप कर रहे हैं। नहीं, फिर एडिटर्स गिल्ड का मतलब क्या है? आप एक स्वतंत्र संगठन है, आपको बोलने का पूरा अधिकार है और आपके पास कोई पिनल पावर तो नहीं है ना। आप कम से कम एक सही मायने में आप जो है उसका निष्पक्ष ढंग से आप अपनी अगर बात रखते हैं तो कुछ भी गलत नहीं है। चैनल वाले आपसे शायद सहमत ना हो, अखबार वाले सहमत ना हो, मगर आपको अपनी बात पूरी रखने का पूरा अधिकार है। एडिटर्स गिल्ड क्यों नाम दिया है? क्योंकि आप लोग एडिटर लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं और आपका पूरा अधिकार है कि आप जो गलत है उसको गलत बोले, सही को सही बोले। अब पर ये थोड़ा जल्दी होना चाहिए। उन्हें कार्रवाई 2-4 दिन 8 दिन के बाद अगर आपको याद आया, वो ठीक नहीं गए। 2-4 दिन काफ़ी दिनों के बाद। हाँ, राजस्थान ने जोसेफ राव ने बिल्कुल सही कहा कि एडिटर्स गिल्ड को अपनी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए इस तरह की जो घटनाएं तो जिस पर अभी आपत्ति दर्ज की या सामान्य लोग दर्ज कर रहे हैं, इस पर पहले से अंकुश लगाने को उपाय करने चाहिए और इसके लिए कोई ऐसी एक इकाई का गठन करे जो इन पर नज़र रखे, साप्ताहिक हो, पाक्षिक हो, मासिक हो, एक इस पर इसकी समीक्षा करें और जो संपादक गण हैं या जो संचालक गण हैं, है ना, उनको बुला करके या जो भी माध्यम हो सके उनको इस बात का एहसास दिलाया जाए कि वे ऐसी कोई हरकत न करें जिससे पत्रकारीय धर्म पर आँच आए। मेरा इससे और एक कहना है कि हो सकता एडिटर्स गिल्ड के सारे पदाधिकारी अपने अपने कामों में व्यस्त रहते हो सकता, जरूरी नहीं कि सब लोग सुबह उठ के अखबार ही पढ़ते हैं, कई लोग और भी काम रहते हैं। इसमें एक कोर कमेटी उन्होंने बनानी चाहिए 5-7 लोगों की, जिसमें कम से कम 3-4 लोग तो अवेलेबल रहे डेली और वो इसको मॉनिटर करे, सिचुएशन को, खबरों को मॉनिटर करे, चैनल में क्या हो रहा है और वो रिपोर्ट करे अपने पदाधिकारी को और वो फिर एक स्टैंड ले। बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। एक मैकेनिज्म डेवलप होना चाहिए ताकि कोई वहां तक पहुंचे। अभी सभी संपादक इसमें सुबह उठ के अखबार पढ़ रहे थे, जरूरी नहीं है, पर एक कोर कमेटी बनाना चाहिए 5-7 लोगों की, उसमें कम से कम 3-4 लोग एक्टिव होना चाहिए। आज समझ लीजिए मुझे कोई काम आ गया है, मुझे हेल्थ चेकअप के लिए जाना है या मुझे इन लॉस कोई काम आ गया मुझे, तो दूसरे 3-4 लोग अवेलेबल होना चाहिए कोर कमेटी के, जो रोज ये मॉनिटर करे और वो पदाधिकारियों तक पहुंचाए अपनी बात और इस तरह से इसको मॉनिटर किया जाए। साहब का यह कहना बिल्कुल सही है कि ऐसी कोई कोर कमेटी बने जो सतत निगरानी इन चैनलों के दैनिक उनके जो कार्यक्रम होते हैं या जो बातें हैं, जो खबरें आती हैं, उस पर नज़र रख सके। चूँकि यह एक हम जो कहा जाता है मीडिया को, हमका लोकतंत्र का चौथा स्तंभ यूँ नहीं कहा जाता है, हम एक स्तंभ के रूप में लोकतंत्र हमारी मजबूती आवश्यक है। लेकिन अगर हम पर शक किया जाएगा, हम पर संदेह किया जाएगा या हम राष्ट्र विरोधी गैर जिम्मेदाराना हरकतें करते रहेंगे, वैसी खबरों को प्रसारण करेंगे, तो हमें अपने ऊपर अगर अंकुश लगाने के लिए कोई इकाई नहीं रहती तो स्वयं को करना पड़ेगा। यह बहुत आवश्यक है कि पत्रकारीय धर्म के ईमानदारी पूर्वक निर्वाह के लिए अगर एडिटर्स गिल्ड
जिम्मेदारी ले और जैसा कि जोसेफ राव साहब ने सुझाव दिया कि वो कैसे कोर कमेटी बनाए जो इन पर सतत निगरानी रखते हुए इनका दिशा निर्देश या मार्गदर्शन करता रहे, यह बहुत ही आवश्यक है। तो आज के प्रेस क्लब में इतना ही, और कल हम फिर मिलेंगे नए मुद्दों पर, नए सुर्खियों पर चर्चा के लिए। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।